चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। दरअसल क्या हुआ था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था और बीच में क्या हुआ कि क्लास रुक गई थी, मतलब कि वीडियो कट गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं क्लास की वीडियो को मर्ज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसमें कहा जा रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा एक तरीके से इतिहास और दर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि योग के बारे में, मतलब कि योग के बारे में हम बात कर रहे थे कि योग में एक तरीके से देखा जाए तो इतिहास और दर्शन ही इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारत अपनी तमाम विद्याओं पद्धतियों की वजह से ही कहीं ना कहीं विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि योग विद्या उन्हीं में से एक है। अगर देखा जाए तो योग विद्या जो है उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो योग का अर्थ भी दो दृष्टियों से अलग अलग हो सकता है। समझिएगा इसको अच्छे से। योग का अर्थ भी अगर देखा जाए तो दो दृष्टियों से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ और है, और जबकि आजकल के व्यवहार में हम इसकी बात एक अलग अर्थ में करते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए या सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका योग का अर्थ कुछ अलग हो जाता है, लेकिन आज के तौर पर देखा जाए या आज के समय का देखा जाए, जो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इसका कुछ अलग अर्थ होता है, या हम इसको कुछ अलग अर्थ में देखते हैं। तो आइए समझते हैं एक बार अच्छे से कि भाई सैद्धांतिक पक्ष क्या है या सैद्धांतिक स्तर पर योग को क्या समझा गया है, यानी कि योग को क्या बताया गया है। आइए अच्छे से समझते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक स्तर पर योग जो है भारत के एक दार्शनिक संप्रदाय का नाम है। सैद्धांतिक स्तर पर देखा जाए या सैद्धांतिक पक्ष पर अगर देखा जाए योग के बारे में, तो योग क्या है, एक दार्शनिक संप्रदाय का नेम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर उसी हिसाब से क्या करिएगा, आप लोग योग के बारे में आंसर राइटिंग में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो योग जो है भारत के एक दार्शनिक संप्रदाय का नेम है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में कुल 9 दार्शनिक संप्रदाय ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो भारत में कुल 9 दार्शनिक संप्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो 3 जो हैं एक तरीके से चारवाक, जैन और बौद्ध धर्म, जो अगर देखा जाए 3 को नास्तिक यानी कि वेद विरोधी माना गया है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारत में कुल 9 दार्शनिक संप्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें से 3 जो थे वो वेदों के विरोधी थे, यानी कि उन्हें नास्तिक आप मान सकते हैं। जैसे चारवाक की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो ये लोग क्या है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है कि वेदों का विरोध करते थे। यानी कि इनका मानना था कि कर्मकांड वगैरह जो किया जा रहा वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के क्लास में भी अच्छे से आपको बताया है। आज आप एनसीईआरटी के क्लास में पढ़े भी होंगे इसके बारे में अच्छे से, कि एक तरीके से कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस बात को मना करता है कि हमें कर्मकांड वगैरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें केवल और केवल क्या करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और जीवो मात्र पर दया रखना चाहिए और हमें सत्य बोलना चाहिए। तो यही सब मार्ग अपना कर हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कर्मकांड जैसे वेदों के हिसाब से क्या होता है, कर्मकांड वगैरह जो होता है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात कहा जा रहा है कि जिसमें से अगर देखा जाए तो 9 में से 6 जो हैं वो आस्तिक यानी कि वेद के समर्थक माने जाते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि जो वेद है वो बिल्कुल सही है, वेद में जो नियम है, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, वैसे ही होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं जो 6 और चीज़ें हैं, वो है न्याय और वैशेषिक और सांख्य और योग और मीमांसा और वेदांत की बात करते हैं। तो 6 और हैं जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं न्याय, वैशेषिक और सांख्य, योग और मीमांसा और एक तरीके से वेदांत की बात कही गई है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि इन लोगों का क्या है कि वे लोग क्या करते हैं, वे लोग क्या कहते हैं कि हमें जो वेद में लिखा गया है या वेद के द्वारा जो चीज़ें करवाई जाती हों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, वेदों का जो एक तरीके से विरोध किया जा रहा है वो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इन 6 आस्तिक दर्शनों को ही क्या कहा गया, खट दर्शन कहा गया है, या क्या कहा गया, हिंदू हिंदू दर्शन कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू दर्शन किसे कहा गया है, जो 6 आस्तिक दर्शन हैं उन्हीं को क्या कहा गया, खट दर्शन कहा गया है, या एक तरीके से हिंदू दर्शन कहा गया है। और योग दर्शन भी इन्हीं में से एक है, योग दर्शन भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योग के बारे में बताया भी गया है।
तो योग दर्शन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आस्तिक में आते हैं, यानी कि वेद के समर्थक में आते हैं। दूसरी बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो कहा गया है अगर योग दर्शन के अनुसार योग का सैद्धांतिक अर्थ देखा जाए या देखें तो उसमें कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर योग दर्शन के अनुसार देखा जाए, योग का सैद्धांतिक अर्थ में उसे कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि योग है। आइए समझ लेते हैं इसे सरल भाषा में कि भाई इसका क्या कहने का मतलब है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कैसे है। आइए इसको अच्छे समझ लेते हैं सरल भाषा में। जैसे कि कहा जा रहा है, हम जानते हैं कि मनुष्य चित्त यानी कि मनुष्य का मन जो होता है, चित्त यानी कि मन जो होता है वो चंचल होता है। तो ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि मनुष्य का जो चित्त होता है या मन जो होता है वो चंचल होता है। इसमें भटकाव ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं भटकाव ज़्यादा देखने को मिलता है और किसी एक बिंदु पर स्थिर या एकाग्र होने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है। बिल्कुल सत्य बात है, हमारा जो मन होता है वो कभी भी एकाग्र नहीं रहता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कभी भी एकाग्र नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम एक तरीके से हमेशा कहीं ना कहीं हम खोए रहते हैं। तो कभी भी एक तरीके से हमारा मन जो होता है या हमारा जो मस्तिष्क होता है एक जगह नहीं रहता है। कोई भी कार्य गहराई से करने के लिए ज़रूरी है कि चित्त एकाग्र का होना। देखिए कहा जा रहा है अगर कोई भी आप काम अच्छे से करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो चित्त है यानी कि जो मन है वो बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, यानी कि आपके जो मस्तिष्क है बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के लिए ज़रूरी है मन का इधर उधर ना भटकने देना। देखिए चित्त की एकाग्रता यदि आप चाहते हैं तो आपका मन जो है वो इधर उधर ना भटके और तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे, तभी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ कहने का मतलब ये है। तो योग का मतलब है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना, मतलब कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन नहीं भटक रहा, यदि आपका एक तरीके से दिमाग, आपका मस्तिष्क एक जगह है, आपका मस्तिष्क नहीं भटक रहा है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका मस्तिष्क, आपका मन जो है बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है वे सारी कोशिशें जिनके माध्यम से हम चित्त या मन को नियंत्रित करते हैं उनके समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा योग किसे कहा जाता है, जो हम तमाम तरह की कोशिशें करते हैं मन या चित्त को नियंत्रित करने के लिए। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है हम अपने मस्तिष्क और दिमाग को एकत्रित करने के लिए जो हम तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, जो ट्राई करते हैं, उसके समुच्चय को ही क्या कहा जाएगा, योग कहा जाएगा। तो उसके समुच्चय को ही क्या कहा जाएगा, योग कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर योग के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जरूर लिखिएगा, ठीक है, यानी कि आपको लिखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक तो नहीं थे। देखिए यहाँ पर बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो महर्षि पतंजलि हैं ये योग के दर्शन के तो प्रतिपादक नहीं थे, लेकिन उन्हें यह श्रेय जरूर दिया जाता है कि उन्होंने इधर उधर बिखरे हुए 195 सूत्रों को एकत्रित करके योग दर्शन को व्यवस्थित किया था। तो महर्षि पतंजलि जो हैं, महर्षि पतंजलि के बारे में बात करते हैं, ये योग के दर्शन के प्रतिपादक नहीं माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बेहतर काम किया था कि जो इधर उधर बिखरे हुए 195 सूत्र थे उनको एकत्रित करके उसको व्यवस्थित किया, यानी कि योग दर्शन को अच्छे से व्यवस्थित किया कि कैसे हमें योग करना चाहिए। सोचिए एक बार महर्षि पतंजलि के बारे में, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको लिखना होगा अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए। दरअसल अगर देखा जाए तो योग के 8 अंग बताए हैं इन्होंने, कौन बताया है, महर्षि पतंजलि ने, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, अष्टांग कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा अष्टांग योग किसे कहा जाता है, जो पतंजलि के द्वारा बताए गए 8 योग हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अष्टांग योग कहा जाता है। ये अंग कौन कौन से हैं, ये अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान रखिएगा, फिर से 8 अंग के बारे में याद रखिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है नई पीढ़ी जिसकी भाषा में योग अब क्या बन गया है, योगा बन गया है। देखिए, अगर देखा जाए हमारी आपकी पीढ़ी में क्या है, अब योग का मतलब क्या हो गया है, योगा हो गया है। तो उसे अगर देखा जाए, उसे तो इन सैद्धांतिक बातों से रत्ती भर से मतलब नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो आज हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो हमने देखा हुआ है, हमें तो केवल योगा से मतलब है। अब हम केवल और केवल योगा को समझते हैं, ना कि योग को समझते हैं। उसके लिए अगर देखा जाए तो योगा का अर्थ होता है सिर्फ कुछ शारीरिक क्रियाओं से होता है, जिन्हें करने से व्यक्ति फिट और अच्छी फिगर वाला बना रहता है, वही उसका मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा केवल और केवल आज इतना सा मतलब है कि योगा का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, यानी कि योग का तो हमारा कोई मतलब नहीं, इसके सैद्धांतिक पक्ष से हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इसको कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं, हम केवल योग को योगा समझते हैं। और हमारा मतलब ये है, योगा का मतलब हो जाता है कि जब हम कुछ शारीरिक एक्टिविटी कर लेते हैं और जिससे क्या होता है कि हम फिट रहते हैं और हम अच्छी फिगर वाले दिखते हैं, तो वही हमारे लिए योगा है और वही हम समझते हैं। पीढ़ी के लिए अगर देखा जाए तो योगा और एरोबिक्स, एरोबिक्स वही जो आपका होता है, क्या नाम है यार, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप जानते ही होंगे, नेम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, चलिए। एरोबिक्स लगभग समानार्थक चीज़ें अगर देखा जाए तो चीज़ें हैं जिनका धर्म या कर्मकांड से भी कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आज अगर देखा जाए तो योगा का मतलब केवल और केवल एरोबिक्स से है। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि अरे भाई क्या कहा जाता है उसे याद नहीं आ रहा है, जो एप्स वगैरह आप कहते हैं। ठीक है, तो उसी के आजकल हमारा केवल इससे मतलब है, लेकिन धर्म या कर्मकांड से हमारा कोई मतलब नहीं है और ना ही हमारा कोई संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा आज की जो पीढ़ी है उसके लिए केवल क्या है, एक तरीके से उसके लिए क्या है कि जिम, साइकिलिंग और जॉगिंग भी योगा के बराबर विकल्प है जो शरीर को फिट बनाए रखता है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या है, आज हमें कहते हैं कि योगा ये भी है। अगर हम जिम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ये भी हमारे लिए योगा ही है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर को फिट करता है या करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, ये हमारे लिए योगा है। पिछले 100 सालों में देखा जाए तो चर्चित रहे योग गुरुओं ने अष्टांग योग के 2 या 3 अंगों पर ही जोर दिया है। तो पिछले 100 वर्षों में देखा जाए तो जो योग गुरु हैं, उन्होंने जो अष्टांग में देखा जाए तो जो 8 योग के जो 8 नियम हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो 2-3 अंगों पर ही जोर दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं, एक अंग माना गया है कि आसन, आसन को ही ज़्यादा एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई है या प्राथमिकता दिया गया है। प्राणायाम और ध्यान, यही 3 अंग है आधुनिक गुरुओं की शिक्षाओं के नज़र में। तो आधुनिक गुरु कहते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, तो यही आपके लिए योग है और यही आपको करना चाहिए। चाहे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की योग पद्धति की, या चाहे हम अरविंद के इंटीग्रल योग को, ये सभी जो है 3 अंगों पर ही विशेष बल देते हैं। तो अगर देखा जाए तो चाहे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, चाहे हम महर्षि अरविंद के इंटीग्रल योग को देखते हैं, तो इन्होंने भी क्या दिया है, इन्हीं 3 पक्षों पर यानी इन्हीं 3 अंगों पर बल दिया है। आसन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान रखिएगा, आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पतंजलि योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव का ज़्यादा जोर आसन और प्राणायाम पर ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखते हैं अभी वर्तमान में यदि आप देखते हैं तो पतंजलि योग पीठ के जो संस्थापक हैं स्वामी रामदेव, इनका ज़्यादातर जो जोर होता है वो आसन और प्राणायाम पर होता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक अगर आप देखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक को आप देखते हैं श्री रविशंकर, मुख्य बात उनका जो मुख्य बल होता है वो ध्यान और प्राणायाम पर है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उधर अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो पतंजलि योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव जो एक तरीके से हैं, जो वे किस पर बल देते हैं, तो वे आसन और प्राणायाम पर बल देते हैं। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग थिंग्स के
लिविंग के संस्थापक अगर देखा जाए तो श्री रविशंकर जी क्या करते हैं, वे किस पर बल देते हैं, तो वे ध्यान और प्राणायाम पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए और प्राणायाम जैसी चीज़ें करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं महर्षि महेश योगी जी के बारे में। यदि बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, महर्षि महेश योगी जी जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका और यूरोप में बेहद सफल हुए थे, उनका अगर देखा जाए तो पूरा जो जोर था वो ध्यान पर रहता था। उन्होंने एक तरीके से ट्रांसीडेंटल ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन कहकर दुनिया भर को परोसा था। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से इसका नेम बदल कर कहा कि ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन लोगों को करना चाहिए, यही लोगों के जीवन के लिए बेहतर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ मेडिटेशन किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से ध्यान किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो परमहंस योगानंद, BKS आयंगर, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी रामा, इन सब आधुनिक योग गुरुओं ने भी अपने अनुयायियों की सहजता पर ध्यान रखते हुए और मुख्यतः इन्हीं 3 अंगों पर प्राथमिकता दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आधुनिक योगाचार्य हैं, वे लोगों ने क्या किया, केवल और केवल 3 चीज़ों पर ही ज़्यादातर बल दिया। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, वे 3 चीज़ें फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, आसन, प्राणायाम और ध्यान पर ही ज़्यादातर लोगों ने अब इस समय ध्यान दिया, यानी कि बल दिया कि यही सब लोगों को करना चाहिए। यानी कि अष्टांग में केवल और केवल देखा जाए तो 3 का आज ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज भी अगर देखा जाए, आज एक बार फिर यहाँ पर इसको समझिएगा, एक मिनट दोस्तों, आज एक बार फिर योग वैश्विक मंच पर चर्चा में है। अगर देखा जाए तो योग जो है एक वैश्विक मंच पर, ग्लोबल मंच पर अगर आप देखते हैं तो चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रस्ताव को 177 देशों के समर्थन से अनुमति दी, जिसमें मोदी जी ने योग को वैश्विक स्तर पर अमल में लाने की बात कही थी। दरअसल क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड असेंबली में क्या किया था, यानी कि जनरल सभा में उन्होंने क्या किया था, योग के बारे में चीज़ें प्रस्तुत की थी। तभी सभी देशों ने इसका समर्थन किया और योग जो होता है वो भारत से ही विकसित होता है, यानी कि भारत की ही देन है योग के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया था। ठीक है हमारे, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में ही आप देखते हैं कि आज लगभग 4 जुलाई है। ठीक है, 4 जुलाई है आज लगभग, अगर देखते हैं तो इसके पहले क्या हुआ था, योग दिवस मनाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस वर्ष की थीम क्या रही थी। इस वर्ष की थीम क्या थी, एक तरीके से इंटरनेशनल योगा डे के। तो 21 जून को अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, योगा डे मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने संबंधी इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह भी कहा गया कि योग पूरी दुनिया में फैलाना और स्थापित करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने भी बहुत ज़्यादा इसका समर्थन किया। इस दिवस को 21 जून को मनाए जाने का प्रस्ताव मोदी जी ने ही दिया था, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पीछे की वैज्ञानिकता यह है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और लिहाजा यही दिन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो 21 जून को ही क्यों चुना गया था, दरअसल क्या होता है, 21 जून को इसलिए चुना गया था कि 21 जून को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और इसीलिए इस दिन को चुना जाता है योगा डे के लिए। इस प्रकार योग भारत की विदेश नीति के सॉफ्ट पावर का हिस्सा भी बन जाती है। तो अगर देखा जाए तो योग जो होती है भारत की विदेश नीति का एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा भी बन जाती है। देखिए सोचिए कि कितना एक तरीके से कितनी बड़ी सोच थी। योगा डे हमने इसलिए स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं विदेश नीति में हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से चीज़ें फ़ायदे करेंगी। ठीक है, लोगों की जब भी योगा करेंगे तब लोग क्या करेंगे, भारत को ज़रूर याद करेंगे। जब भी कोई योगा करेगा वो भारत को ज़रूर याद करेगा, और देश के किसी भी हिस्से में हो या देश विदेश का कोई भी व्यक्ति हो, तो एक बार भारत को ज़रूर याद करेगा कि वाकई में भारत ने जो चीज़ें दिया है वो बहुत अच्छी चीज़ें दिया है। आज हमें भारत ने स्वस्थ बनाने का जो एक तरीके से, यानी स्वस्थ रहने का, हमारे जीवन को स्वस्थ चलाने का जो एक तरीके से शुरुआत की है, जो पहल की है,
वाकई में कितना बेहतर है, कितना सराहनीय है। आप सोचिए एक बार इसका कितना एक तरीके से सकारात्मक चीज़ें देखने को हमें मिल सकती हैं। योग हमें अस्वस्थ होने से बचाता है। योग हमें क्या करता है? अस्वस्थ होने से बचाता है, जबकि दवाइयाँ हमें अस्वस्थ होने के बाद बचाती हैं। तो दवाइयाँ क्या करती हैं? जब हम एक बार अस्वस्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके बाद बचाती हैं, लेकिन योग देखिए कितना बेहतर है, हमें अस्वस्थ होने ही नहीं देता, हमें एक तरीके से बीमार होने ही नहीं देता। सोचिए योग करने से इतना बड़ा फ़ायदा है, यानी कि हम बीमार हुए ही ना, उसके लिए हम पहले ही यदि योग करते हैं यानी कि योगा करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। कितना बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है? सोचिए इसके फ़ायदे कितने हैं। अगर योग गुरुओं सॉरी 1 मिनट दोस्तों। अगर योग गुरुओं का जिक्र करें तो तिरुमलाई कृष्णमा कृष्णाचार्य, BKS अयंगर और बाबा रामदेव जैसे नामों ने योग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं योग को जो ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले लोग थे, वे थे अगर देखा जाए तो तिरुमलाई कृष्णाचार्य और BKS अयंगर और बाबा रामदेव जैसे लोगों ने। आज भले ही तमाम तरह के कृत्रिम व्यायाम उपकरण आ गए हैं, आज भले ही एक तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के आर्टिफिशियल व्यायाम के टूल्स आ चुके हैं, जैसे जिम वगैरह में आप देखते हैं, लेकिन योग में उपकरणों का जरा भी अस्तित्व नहीं है। योग यदि आप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप आसन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बिना आप एक तरीके से किसी उपकरण के आप स्वस्थ हो सकते हैं, बिना किसी जिम के, बिना कहीं आपको किसी टूल्स को आप बिना अपनाए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सोचिए कि कितना बढ़िया चीज़ें हैं, और ये आज से नहीं चली आ रही हैं, ये बल्कि आज हज़ारों साल पहले से चली आ रही हैं। वैदिक संस्कृति से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने आपको इसके पहले बताया था। यह पूर्णतः प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर देखा जाए तो जो योग है वो पूरी तरीके से प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं योग का क्या महत्व है। तो आइए समझते हैं एक बार अच्छे से कि भाई योग का क्या महत्व है। जैसा कि अगर देखा जाए तो आज की व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य का ख्याल है। तो कहीं ना कहीं आज योग का महत्व ये है, भले ही हमारी जीवन शैली इतनी बिजी है, फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है। इसका एक अच्छा महत्व तो ये है, और इससे हमारी जीवन शैली जो होती है बढ़िया होती है। रख पाना, देखिए यहाँ पर कहा गया है, थोड़ा से पूरा देख लेते हैं, वैसे तो हमने बता ही दिया है। देखिए आज की व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाना एक जटिल कार्य हो गया, लेकिन इसी जीवन शैली में थोड़ा से बदलाव यदि कर दिया गया और कुछ आदतों को यदि सम्मिलित कर दिया गया, तो मान के चलिए हमारा स्वास्थ्य जो होगा वो बेहतर हो जाएगा, और हम तनाव मुक्त रहेंगे, यानी कि अपने आप को तनाव युक्त रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से हमें तनाव स्ट्रेस नहीं होगा। योग क्या करता है? स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप योग करते हैं, यदि हम योग करते हैं, तो हम एक तरीके से स्वस्थ रहेंगे और हम बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे। हमारा जीवन आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा। योग के महत्व को समझते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब मान्यता मिल चुकी है। बिल्कुल सही बात है। योग के महत्व को हर व्यक्ति समझ गया है, या हर संस्थाएं समझ गए हैं, समझ चुके हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो सभी देश समझ गए हैं। तो इसके वजह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योग को इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से मान्यता मिल चुकी है, और जिसे 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा है। योग शारीरिक भंगिमाओं, कहा जा रहा है कि योग शारीरिक भंगिमाओं, श्वसन संबंधी आसनों और प्राणायाम का मिश्रण है, जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को संतुलित रूप से निखारता और विकसित करता है। तो अगर देखा जाए तो अंतर्निहित शक्तियों को क्या करता है? संतुलित करता है और निखारता है, और वो चीज़ें क्या करता है? विकसित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए WHO ने क्या कहा है। WHO ने अपनी टिप्पणी में कहा है, अपनी बात कहा है। WHO ने कहा कि भाई देखिए, इलाज में चिकित्सा के प्राचीन प्रणालियों को शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। यानी कि कहा गया है कि WHO ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, चिकित्सा प्रणाली में कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन पद्धतियाँ थीं उनको भी हमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें
बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। आप सोचिए कि जब पहले हमारे पास इस तरह की दवाइयाँ वग़ैरह नहीं हुआ करती थी, फिर भी क्या हम उस समय बीमार नहीं होते थे और बीमार होकर हम ठीक नहीं होते थे? सोचिए एक बार कि उस समय भी हम बीमार होते थे, लेकिन फिर भी हम ठीक हो जाते थे, ठीक है? लेकिन आज क्या होता है कि बिना हम इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, आप देखते हैं कि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, आप अंग्रेज़ी पद्धति वाली, हाँ, उनसे ही हम ठीक होते हैं। पुरानी परंपरा वाली जो दवाइयाँ होती हैं, पहली बात तो मिलती नहीं हैं और दूसरी बात ये हो जाता है कि हम ठीक भी नहीं होना चाहते हैं उससे। हम सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये हमें इम्पैक्ट यानी कि इफ़ेक्ट पहुँचा सकता है या पहुँचा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि वास्तव में योग एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका जोर मस्तिष्क और शरीर, इंसान और प्रकृति के बीच क्या करता है, सामंजस्य पर रहता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो योग एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका जोर जो होता है शरीर और जिसका जोर होता है मस्तिष्क और शरीर और इंसान और प्रकृति के बीच क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना यानी कि एडजस्टमेंट करना कहीं न कहीं होता है। योग से क्या होता है कि इंसान और प्रकृति के बीच क्या होता है, कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित होता है। योग से केवल और केवल क्या होता है, मनुष्य को ही फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ-साथ कहीं न कहीं प्रकृति भी है का एक तरीके से अच्छा चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि कहीं न कहीं प्रकृति से भी चीज़ें जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह स्वास्थ्य जीवन के लिए कला और विज्ञान स्वस्थ जीवन के लिए कला और विज्ञान दोनों ही हैं। इससे उलट योग का नज़रिया विस्तृत हो गया है। हुँ। या स्वस्थ जीवन के लिए अगर देखा जाए, एक बार फिर से, या स्वस्थ जीवन के लिए कला और विज्ञान दोनों ही हैं और इससे उलट योग का नज़रिया विस्तृत है। अगर योग को जीवन का एक मार्ग के तौर पर अपना लिया जाए तो अनमोल उपहार किसी भी साधारण से असाधारण व्यक्ति में बदल सकता है। सोचिए, अगर हम योग को अपना लेते हैं तो ये मान के चलिए हमें ऐसा अनमोल उपहार मिलेगा जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। एक साधारण से हम असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं, यानी कि एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं योग से। सोचिए योग का कितना फ़ायदा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय ग्रंथों में योग को प्राचीन विज्ञान कहा गया है और जिसे ऋषियों ने विकसित किया था और शताब्दियों में अगर देखा जाए तो जिसका अभ्यास किया जा रहा है। तो आज अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसका अभ्यास किया जा रहा है। प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई वर्षों से योग पर साहित्य तैयार किया गया है। अगर देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में संदर्भ के कई वर्षों से योग पर क्या है, साहित्य तैयार किया जा रहा है और यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसकी लोकप्रियता मानव मस्तिष्क और शरीर पर इसके पूरे प्रभाव के में विश्व में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। आइए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है योग से संबंधित इसके संदर्भ में। भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक मानी जाती है और यह भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कि भारत में विज्ञान का उद्भव अगर देखा जाए तो कोई आज से नहीं हुआ है, बल्कि 3000 वर्ष पहले हुआ है। तो 3000 साल पहले से ही भारत में विज्ञान का जन्म हो चुका है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंध घाटी के प्रमाणों से वहाँ के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक उपकरणों से के प्रयोगों से हमें पता चलता है कि विज्ञान कहाँ से, मतलब एक तरीके विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हो जाती है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब हमने खुदाई किया और सिंधु घाटी के यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ के जब हम प्रमाण पाए और जब लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि क्या थी और वैज्ञानिक जो उनके उपकरण थे, तो उससे हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं भारत में विज्ञान की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत और खगोल विज्ञान, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय, रसायन विज्ञान में अगर देखा जाए तो नागार्जुन खोजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक बार फिर से समझिएगा इसको। देखिए चिकित्सा अगर देखा जाए, इसको समझिएगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक की बात की जाती है और सुश्रुत की बात की जाती है। गणित और खगोल विज्ञान व गणित के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्यभट्ट का योगदान रहता है और ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट अद्वितीय रसायन विज्ञान में और
हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट अद्वितीय चीज़ें उन्होंने किया, और रसायन विज्ञान में देखा जाए तो नागार्जुन की खोजों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कहीं न कहीं विज्ञान की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि 3000 साल पहले भारत में हो चुकी थी। इन खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप में हो रहा है। आज विज्ञान का स्वरूप काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। आज विज्ञान का स्वरूप अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। पूरी दुनिया में तेज़ी से वैज्ञानिक खोजें चल रही हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वैज्ञानिक खोज जो हैं पूरी दुनिया में बड़ा तेज़ी से चल रही हैं। इन आधुनिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय और सीवी रमन और सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस और श्रीनिवास रामानुजन और हरगोविंद खुराना आदि का वनस्पति विज्ञान, गणित, रसायन, यांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इन लोगों ने कहीं न कहीं जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने तमाम तरह की चीज़ें खोज की और तमाम तरह की चीज़ों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि आपको हमने बताया कि भौतिक विज्ञान, गणित में और रसायन विज्ञान और यांत्रिकी में, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि में भारतीय विज्ञान का विकास प्राचीन समय से ही हो गया था, जो कि हमने आपको बता ही दिया है कि भारतीय विज्ञान का अगर देखा जाए तो जो विकास है वो प्राचीन समय से ही हो गया था। अगर यह कहा जाए कि भारतीय विज्ञान की परंपरा जो है वो पूरी दुनिया भारतीय विज्ञान की परंपरा पूरी दुनिया की प्राचीनतम परंपरा है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय विज्ञान की परंपरा जो है वो आज से नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो प्राचीनतम परंपरा मानी जाती है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति हमारे लिए नहीं होगी कि हम चढ़ा बढ़ा के बातें बोल रहे हैं, बल्कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में जो विज्ञान की शुरुआत है आज से नहीं, बहुत साल पहले से हो चुकी है। जिस समय यूरोप में अगर देखा जाए, इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है। जिस समय यूरोप में, इसको समझिएगा, एक मिनट दोस्तों, कई बार क्या होता है इरेज नहीं होता है। विश्व में अगर देखा जाए तो जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां अपनी बस्तियां बसाना सीख रहे थे, उस समय अगर देखा जाए तो भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने लगे थे। सोचिए, जिस समय यूरोप जैसे देशों में या विश्व के अन्य देशों में देखा जाए तो घुमक्कड़ जातियां अपनी बस्तियां बसाने के लिए सीख रहे थे, उस समय हम कहाँ आ चुके थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है, लोग सुनियोजित ढंग से अपना नगर बसाकर रहने लगे थे, यानी कि हम शहरी जीवन में प्रवेश कर गए थे। जिस समय लोग घूम कर ये सोच रहे थे कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, उस समय हम क्या हो गए थे, एक तरीके से कहीं ना कहीं विकसित हो चुके थे। सोचिए, एक समय था, उस समय भारत में उस समय तक भवन निर्माण, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उन्नत दशा में विकसित हो चुके थे। तो उस समय देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत में भवनों का निर्माण बेहतर हो चुका था, धातु विज्ञान में हम पारंगत हो चुके थे, कहीं न कहीं वस्त्र निर्माण हम अच्छे से करने लगे थे, परिवहन की व्यवस्था हमारी बेहतर हो चुकी थी, ठीक है। जिस समय अन्य देश की जो जातियां थी वे घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे और बस्तियों को बसाना सीख रहे थे कि हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है। फिर भी आर्यों के आने से क्या होता है, भारत में विज्ञान की परंपरा और भी ज़्यादा विकसित हो जाती है। फिर भी क्या होता है, जब भारत में आर्यों का आगमन होता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो और भी ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। इस काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल और चिकित्सा और धातु आदि विज्ञान ने खूब उन्नति की। इस काल में अगर देखा जाए तो सारे विषय ने बहुत अच्छे से उन्नति की। मध्यकाल यानी कि मुगलों के आने के बाद क्या होता है, आइए समझ लेते हैं थोड़ा से। कहा जा रहा है कि मध्यकाल यानी कि मुगलों के आने के बाद देश में लगातार लड़ाइयाँ रहने के कारण भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का विकास थोड़ा से रुक गया था, किंतु प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित ग्रंथों के अरबी, फारसी में खूब अनुवाद भी किए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित जो ग्रंथ थे उसी के आधार पर क्या किया गया, यानी कि जो पुराने हमारे ग्रंथ थे उसी के आधार पर क्या किया गया, अरबी और फारसी में बहुत ज़्यादा अनुवाद किया गया।
ठीक है, जब मुग़लों का भारत में आगमन होता है तब तमाम तरह की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का जो विकास चल रहा था वो कहीं न कहीं थोड़ा से रुक जाता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण था जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा दूर देशों तक पहुँची, जिसने सभी को कहीं न कहीं प्रभावित किया। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के विकास का यह नया आयाम था। इस तरह दूसरे देशों की वैज्ञानिक परंपराओं के साथ मिलकर इसने क्या किया, एक नया रूप ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं मुग़ल शासन के बाद, समझिएगा, मुग़ल शासन के बाद अंग्रेज़ी शासन स्थापित होता है। फिर क्या होता है, जब मुग़ल शासन के बाद क्या होता है, अंग्रेज़ी शासन स्थापित होता है भारत में, तो भारत में एक बार फिर से विज्ञान की परंपरा जो होती है तेज़ से विकास की ओर उन्मुख होने लगती है। दरअसल क्या होता है, मुग़लों के बाद जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्थापित होता है तो फिर से एक बार विज्ञान की ओर भारत आगे फिर से बढ़ता है। अब तक विभिन्न संस्कृतियों के साथ मिलकर भारतीय वैज्ञानिक परंपरा काफ़ी प्रौढ़ हो चुकी थी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारी जो संस्कृतियाँ थी और एक तरीके से वैज्ञानिक जो परंपराएँ थी वे कहीं न कहीं एक तरीके से प्रौढ़ हो चुकी थी, यानी कि और ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। अंग्रेजी शासन के दौरान क्या होता है कि ज्ञान विज्ञान के विविध स्रोत और संसाधन विकसित हुए और जिस कारण यहाँ की वैज्ञानिक परंपरा को विकसित होने के लिए खूब उर्वर भूमि प्राप्त हुई। इसने विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां भी हासिल की। आज़ादी के बाद क्या होता है, आज़ादी के बाद जहां भारत ने समाज के हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास किया, वहीं विज्ञान में अगर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की। दरअसल क्या होता है, एक समय आता है 1947, जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा विकास रुकता नहीं है, बल्कि हम और तेज़ी से क्या करते हैं, विकास करते हैं और तेज़ी से हम मेहनत करते हैं और तेज़ी से हम अपने आप को बढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो विज्ञान में हमने अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। आज का भारत अगर आप देखें तो कहीं न कहीं आज का भारत और आगे पहुंच चुका है। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का एक पृथक मंत्रालय भी बनाया गया। वह मंत्रालय जो होता था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन रखा गया था, यानी कि उनके अधीन होता था। नेक्स्ट बात करते हैं उपलब्ध क्षमता और प्रोत्साहन के कारण 70 वर्षों में ही भारत ने विश्व की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की महानतम शक्तियों में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। महज 70 वर्षों में ही अगर आप देखते हैं तो भारत ने क्या किया, विश्व के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकियों की महान शक्तियों में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। हमें ज़्यादा दिन नहीं लगा, आज़ादी के बाद मात्र 70 वर्ष में ही हमने विश्व में अपना तीसरा स्थान विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त कर लिया। सोचिए भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। जो भारत था वो कुछ नहीं था। भारत एक समय था बहुत कुछ था, लेकिन एक समय आया जब भारत कुछ नहीं रह गया था भारत में, या भारत ही कुछ नहीं था समझ लीजिए एक तरीके से, क्योंकि हमको हर लोगों ने लूटा, वही अपनों ने लूटा वाला काम हो गया था। ये सब तो अपने नहीं थे, लेकिन ये सब गैर लोग थे जिन्होंने हमें लूटा। अपनों ने तो हमें धोखा दिया जिसके वजह से हम गैरों से लुट गए थे। ठीक है, अपनों ने क्या किया था, हमें धोखा दिया था जिसके वजह से हम गैरों से लुट गए। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं था कि राजा नहीं थे, हमारे देश में ऐसा नहीं था कि मजबूत शासक नहीं थे। हमारे देश में राजा भी अच्छे थे, मजबूत शासक भी थे, सब कुछ थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को दबाने के चक्कर में, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के चक्कर में क्या किया कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को पीछे कर लिया और दूसरे के अधीन बन गए, यानी कि दूसरे के गुलाम बन गए। जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, मुग़लों का आगमन होता है, अंग्रेज़ों का आगमन होता है और देखते हैं कि कितने वर्षों तक ये सब हमारे ऊपर शासन करते हैं। भारत ने विज्ञान के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति भी की। खगोल विज्ञान में अगर देखा जाए तो प्राचीन अध्ययनों के आधार पर ही भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों में भी लग गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज भारत के अंतरिक्ष, बस ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट वेट करिएगा। आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने बलबूते पर उपग्रह बनाकर अपने ही शक्तिशाली रॉकेटों से उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने में समर्थ हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत आज लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है।
अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विकास, संचार माध्यम, रक्षा मामले में अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी ज़्यादा सफलताएं भी अर्जित की हैं। ठीक है, तो चाहे आप अंतरिक्ष क्षेत्र में देखते हैं, संचार के क्षेत्र में देखते हैं या रक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, तो आज हमने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा सफलताएं अर्जित की हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जिस देश के पास कुछ भी नहीं था, जिस देश को बहुत सारे लोगों ने लूटा, लेकिन फिर भी अपने पैरों पर, अपने मेहनत पर, अपने दम पर आगे बढ़ा और विश्व के उन देशों में अपने आप को शामिल कर लिया जो देश अपने आप को ये मानते थे कि हमसे आगे कोई नहीं हो सकता है। तो आप भी ऐसा अपने आप को कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये केवल आपकी मेहनत और निष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर करेगा। आज भारत की विभिन्न दूरियों तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र बनाने में समर्थ हो चुका है। आज अगर देखा जाए तो भारत क्या है कि तमाम तरह के प्रक्षेपास्त्र बनाने में समर्थ हो चुका है। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी अगर देखा जाता है, डिफेंस के क्षेत्र में भी देखा जाए तो अनेक उपलब्धियां हासिल की है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक प्रगति की है और परमाणु ऊर्जा का मुख्य उपयोग कृषि और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों में भी हम कर रहे हैं। परमाणु और अंतरिक्ष में जुड़ा हुआ विषय इलेक्ट्रॉनिक है और भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति भी की है। तो दोस्तों थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि क्लास के टाइम हो चुका है और 10,000 सुपर कंप्यूटर हमने बनाकर अग्रणी देशों में हमने अपने आप को शामिल कर लिया। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों का निर्यात विकसित देशों को भी कर रहे हैं। सोचिए एक बार, अब हम विकसित देश को भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए एक बार, ठीक है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित इंजीनियरों की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे विकसित देशों में भारी मांग है। तो हमारे जो इंजीनियर हैं वे सब क्या कर रहे हैं, इन देशों को सेवा दे रहे हैं। जिस दिन हमारे देश के इंजीनियर इनको सेवा देना बंद कर दें, आप समझ सकते हैं एक अपंग हो जाएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधानों के बलबूते पर भारत ने जलयान निर्माण, रेलवे उपकरण, मोटर उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। आज हम भारत की उद्योगशाला में बनी अनेक वस्तुओं का निर्यात करते हैं। आज हम भारत की उद्योगशाला में बनी अनेक वस्तुओं का निर्यात करते हैं। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की एक पहचान बन गई है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर देखते हैं आप, तो भारत की एक अपनी पहचान बन गई है। तो यह क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। और यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप अपने विचारों को कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरा मानना है आपको कमेंट करना चाहिए, तभी आपके विचार एक तरीके से आपके अंदर विचार आएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।